हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 12 आरो भाग 2 से चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं। इनके लेखक आलोक धनवा है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आलोक धनवा का परिचय देखेंगे। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी जो कविता है पतंग, वो हम उसकी सप्रसंग व्याख्या बताएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या बताया गया है। कुछ पॉइंट्स है वो हम आपको बता रहे हैं। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग की सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि जो पतंग कविता है उसमें जो शरद ऋतु है उसके बारे में किया गया, बालक के मन के बारे में। भादों के धरासार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आती है। यानी कि जब बरसात होती है उसके बाद क्या आती है, शरद ऋतु आती है। प्रकृति में चमकीली धूप और उमंग छा जाती है। यानी प्रकृति में एक अलग सी चमकीली धूप आती है और सब जगह उमंग छा जाती है। बच्चे पतंग उड़ाने चले, यानी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पतंग उड़ाने। मौसम साफ हो गया है, आकाश मुलायम हो गया है। यानी मौसम भी साफ हो गया है और आकाश भी क्या हो गया है, मुलायम सा। पतंगे उड़ने लगी। अब क्या करने लगी, पतंगे उड़ने लगी। देखिए तो व्याख्या प्रसंग व्याख्या बताएंगे। उन पंक्तियों में कुछ शब्द है कठिन, जिनके हम आपको शब्दार्थ भी बता रहे हैं। जो हम आपके लिए सप्रसंग व्याख्या लेके आए हैं, उन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द दे रखे हैं, उनके शब्दार्थ हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर किसी भी पंक्ति के अंदर आपको कोई शब्द का हिंदी अर्थ ना पता हो तो आप इन शब्दार्थ में से देख सकते हैं। चलिए अब सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछार गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों लाल सवेरा। आइए देखते हैं कवि इस पंक्ति में हमें क्या बताते हैं। पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि वर्षा के बाद की शरदकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने वाले छोटे बच्चों की उमंग, आशा और साहस का वर्णन करते हैं। कवि बताते हैं कि अब शरद ऋतु चली गई, अब इसके बाद जो मौसम आया है उसमें बच्चे पतंग उड़ाएंगे और जो बच्चों का जो पतंग उड़ाने का जो मन है और जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं वो उमंग, आशा और साहस से भरा हुआ है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भादों का महीना है जो बीत चुका है। इस महीने में बहुत तेजी से बारिश हुई, यानी कि जो भादों के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश के बाद क्या आती है, शरद ऋतु आती है। ये ऋतु इतनी उजली थी, यानी कि ये जो ऋतु थी वो बहुत ज़्यादा उजली है, मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया है। क्योंकि इतनी बारिश आती है तो ऐसा लगता है कि अंधेरे के बाद अब क्या हो गया है, सवेरा हो गया है। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा है। यानी कि वो बताते हैं कवि कि जो शरद ऋतु का जो सवेरा है वो एक खरगोश की जैसे लाल आंखें होती है ना, लाल भूरी आंखें, वैसा चमकीला सा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। आइए इस पंक्ति में कवि हमें क्या बताते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ शरद की तुलना, जो यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की है। कवि बताते हैं कि जो शरद ऋतु है वो एक जो बच्चे के समान है, वो साइकिल चलाते हुए है। कि ऐसा लगता है शरद ऋतु की सुबह में ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए आ रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। आइए देखते हैं इस पंक्ति में कवि हमें क्या बताते हैं। चमकीली साइकिल चलाते हुए एवं उनकी घंटियां बजाते हुए। चमकीली साइकिल है, जो साइकिल है वो बहुत चमकीली सी है और जो उसकी घंटियां बजाते हुए। शरद ऋतु की सुबह अपनी चमकीली इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रही, यानी कि जो शरद ऋतु की सुबह है वो अपनी चमकीले इशारों से छोटे बच्चों के झुंड को बुला रही है। इसने आकाश को मुलायम बना दिया है। बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है, हवाएं थोड़ी तेज चलने लगी ताकि पतंगे उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आइए देखते हैं कवि इस पंक्ति में हमें क्या बताते हैं, इसकी व्याख्या। पतंग दुनिया की सबसे पतली हल्की रंगीन चीज है, यानी कि जो पतंग है वो सबसे हल्के जो पेपर होता है उससे बनती है और एक रंगीन सी होती है, जिसमें लगी जो बांस की कमानी, जो बांस की डंडी लगी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, पतली होती है।
जब पतले कागज और कमानी के बीच पतंग आकाश में उड़ती है, यानी कि जो पतला कागज और पतली कमानी, जो पतली कमानी में होती है पतली डंडी जो पतंग के अंदर लगी होती है, वो दोनों मिलकर जब पतंग के रूप में आकाश में उड़ती है तो बच्चे खूब खुश हो जाते हैं और जोर जोर से सीटियां बजाने लगते हैं। पतंगों से भरा आकाश ऐसा लगता है मानो यह रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल सृष्टि हो, यानी कि ऐसा नजर आता है आकाश में कि रंग बिरंगी जो तितलियां होती है उनकी चलती फिरती कोई कोमल सृष्टि हो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। आइए देखते हैं इस पंक्ति में हमें कवि क्या बताते हैं। पहले हम इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इस काव्यांश ने कवि बच्चों के मुलायम एवं उत्साहित मन तथा उनके शरीर में प्राप्त ऊर्जा और उत्साह का वर्णन करते हैं। कवि बताते हैं कि बच्चे कितने कोमल और उत्साहित होते हैं, कि उनको हर चीज़ का कितना उत्साह होता है, उनके शरीर में कितनी ज़्यादा ऊर्जा होती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं और लचीला शरीर लेके आते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता और उनका जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा कोमल और भावनाओं से भरा होता है और लचीलापन उनके शरीर में होता है। न केवल उनकी भावनाएं स्वच्छ पवित्र होती है, यानी कि जो उनकी भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा स्वच्छ होती है, पवित्र होती है, उसमें कुछ भी भेद या कोई भी पाप नहीं होता, बल्कि शरीर भी बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है। उनके बेचैन चंचल पैरों को थमने रुकने की सुध नहीं होती। जो बच्चों के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो उनके पैर होते हैं वो कभी कहाँ भागते कभी कहाँ भागते, तो उनको रुकने या थमने की सूध नहीं होती। हाथों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं में मृदक की तरह बजाते हुए। आइए देखते हैं कवि इस पंक्ति में हमें क्या बताते हैं। वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं मानो वह बहुत नरम हो, यानी जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो जो कठोर छतें होती हैं उन पर इतनी तेज और इतनी जल्दी भागते हैं कि ऐसा लगता है कि वो छतें बहुत नरम है, और जो उनके नरम पैरों से है ना वो छतें भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। बच्चे इतने उत्साह से भरे होते हैं, यानी बच्चों के अंदर इतना उत्साह होता है कि वे दिशाओं में अपनी बालियों के नगाड़े की तरह बजाते हैं, यानी कि जो अपनी आवाज़ है हर दिशाओं में, जो उनकी बोलियां हैं, बच्चों की जो बोलियां हैं वो उनको हर दिशाओं में नगाड़े की तरह बजाते हुए घूमते हैं। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। आइए देखते हैं इस पंक्ति में कवि क्या बताते हैं। व्याख्या। खेलते हुए और पतंग उड़ाते हुए बच्चे इधर उधर भागते हैं, यानी कि जब बच्चे खेलते हैं और पतंग उड़ाते हैं तो वो इधर उधर भागते हैं। उनके शरीर में अधिक लचीलापन पाया जाता है, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है कि वे पेड़ की डाली के तरह लगते हैं। कि जो पेड़ की जो डाली होती है उसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है, वैसे ही बच्चों के शरीर में बहुत ज़्यादा लचीलापन, क्योंकि जिस प्रकार पेड़ों की डालियों में अपने लचीलेपन के कारण हवा से इधर उधर लहराती है, यानी कि जो पेड़ की जो डालियाँ होती है अपने लचीलेपन के कारण इधर उधर लहराती है हवा तेज चलने पर, उसी प्रकार बच्चे भी खेलते समय अपने अंदर के लचीलेपन को बाहर लाते हैं और कभी इधर कभी उधर दौड़ते भागते रहते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वह भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। आइए इस पंक्ति में कवि क्या बताते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि बच्चे पतंगों के पीछे भागते दौड़ते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि बच्चे पतंग के लिए भागते हैं पतंगों के पीछे, और जो छतों के किनारे होते हैं खतरनाक उनके ऊपर जाके पहुंच जाते हैं। लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचिक मन के अंदर की खुशी व उनके शरीर का लचीलापन उनको छतों से गिरने से बचाता है, यानी कि जो उनके शरीर का लचीलापन है और जो उनका रोमांचित मन है वो उनको छतों से गिरने से बचाता है पतंग उड़ाते समय। धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती हुई पतंगों की डोर बच्चों के हाथों में होती है, यानी कि इतनी ऊंची पतंग मतलब इतनी ऊंचाइयां होती है छतों पर, और जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनके हाथों में उस पतंग की डोर होती है और बच्चे एक धागे के सहारे उस पतंग को क्या करते हैं, संभालते हैं और अपने आप को भी पतंग के सहारे यानी उस डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। पतंग उड़ाते समय उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि पतंग के साथ साथ बच्चे अपनी कल्पनाओं भावनाओं के खुशी के सहारे
उड़ रहे हैं, यानी बच्चे भी उस पतंग के साथ उड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते। पृथ्वी और भी तेज घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आइए देखते हैं कवि इस पंक्ति में हमें क्या बताते हैं। पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि बच्चों साहसिक, अद्भुत और महत्वाकांक्षी मनोवृत्तियों की रेखांकित करता है। कवि बताता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो मनोवृत्ति है, उनकी महत्वाकांक्षाएं पतंगों को लेके वो क्या है, आइए देखते हैं व्याख्या के अंदर। कवि कहता है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों मानो खुद भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है बच्चों को कि हम भी पतंग है और हम भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। यूं तो वे कभी गिरते नहीं है, परंतु अगर कभी कभार छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हुए वो बच जाते हैं तो वे पहले से भी अधिक निडर हो जाते हैं, उन्हें और भी डर नहीं लगता। तब वे अधिक उत्साह मतलब बहुत खुशी के कारण अलग से सुनहरे से सूरज के समान लगते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नापना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम अपने पैरों से पूरी धरती को नाप ले और सब तरफ घूमना फिरना चाहते हैं और उनका उत्साह बहुत ज़्यादा दोगुना हो जाता है। विशेष देखते हैं, 3 विशेष आपको बताएंगे, वो आप हर पंक्ति में लिख सकते हैं और जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो आप अपने आप लिख सकते हैं पंक्तियों में से ढूंढकर। फर्स्ट, कविता की भाषा साहित्य खड़ी बोली है। प्रतीकों और विलंबों के प्रयोग के कारण कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। कवि ने अलंकारों का काफ़ी सुंदर प्रयोग किया है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।